स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना जरूरी है। हाँ, तो आज हमारे पास जो फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स डोजियर है जिसे आमतौर पर यूपीएससी या रेलवेज के लिए पढ़ा जाता है, पर पिछले कुछ दिनों से मैं इन पन्नों को बार बार पढ़ रहा हूँ, इन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर रहा हूँ और सच्ची बताऊं तो रुको एक सेकंड। क्या हुआ? सिर्फ आम खबरें नहीं है ये। जब मैंने इन आंकड़ों का विश्लेषण किया ना, तो सच में एक अजीब सी बेचैनी हुई मुझे। हम एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जो एक ही वक्त पर कई अलग अलग मोर्चों पर बदलाव के कगार पे खड़ी है। सही कह रही हो तुम। जब इन अलग अलग लगने वाली घटनाओं को एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक बहुत ही संजीदा तस्वीर उभर कर आती है। एग्जैक्टली। एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जाल बुन रहा है यहाँ। एग्जैक्टली। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से पलट सकती हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने देश के अंदर अर्थव्यवस्था और समाज के बीच एक ऐसी कश्मकश चल रही है जिसे सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं समझा जा सकता। तो चलो एक एक करके इन बातों पर से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी से। 62वां यानी 62nd म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो 13 से 15 फरवरी को आयोजित हुआ। हाँ, वहाँ मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध और ईरान की अस्थिरता था। सही। वहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मौजूद थे और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी थे। देखने में लगता है कि ये एक आम डिप्लोमेटिक मीटिंग है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला? यूरोपियन डिफेंस ऑटोनॉमी। हाँ, यूरोपियन डिफेंस ऑटोनॉमी। मतलब यूरोप अब अपनी रक्षा के लिए अमेरिका या नेटो के पुराने धर्रे पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। ये इस बात का इशारा है कि कल को अगर इंटरनेशनल अलायंसेस टूट गए तो उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। इस पर ध्यान दो। जब बंद कमरों के अंदर ये बड़े नेता ऑटोनॉमी की बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त म्यूनिख की सड़कों पर क्या हो रहा था? 2.5 लाख लोग। 2.5 लाख? हाँ, 2,50,000 लोग सड़क पर उतर आए थे। एक दूसरे देश में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और अपनी ही ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ इतना विशाल विरोध प्रदर्शन करना, ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था। एक शहर की पुलिस के लिए कितना बड़ा नाइटमेयर रहा होगा यार। वही तो, ये दिखाता है कि ईरान के अंदर जो अस्थिरता है उसकी आग अब वहां की सरहदों को पार करके यूरोप के दिल तक पहुंच चुकी है। ये डायस्पोरा का एक ऐसा ज्वालामुखी है जो किसी भी वक्त जियोपॉलिटिक्स के पुराने समीकरण बिगाड़ सकता है। 2.5 लाख लोग, ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और इस असंतोष के बीच एक और लाइन ने मेरा ध्यान खींचा है जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। कौन सी लाइन? इटली में अमेरिकन आईसी एजेंट्स की तैनाती को लेकर उठा विवाद। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आईसी एजेंट्स यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, इनका काम तो अमेरिका के अंदर उनकी बॉर्डर्स और इंटरनल सिक्योरिटी को देखना होता है ना। बिल्कुल। तो वो इटली में क्या कर रहे हैं? ये तो एक बहुत बड़ा कानूनी और कूटनीतिक सवाल खड़ा करता है। किसी दूसरे देश की जमीन पर एक फॉरेन डोमेस्टिक एजेंसी का इस तरह से ऑपरेट करना उस देश की सॉवरेनिटी के लिए एक जटिल मुद्दा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। एक तरफ हम यूनिक में देखते हैं कि यूरोप अपनी डिफेंस ऑटोनॉमी चाहता है और दूसरी तरफ उन्हीं के एक मुख्य देश में इटली में अमेरिकन आइस एजेंट्स तैनात हो रहे हैं। ये आपस में कितना बड़ा विरोधाभास है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा खतरा वहां मंडरा रहा है जहां से पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? हाँ, ये एक बेहद पतला समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल गुजरता है। इस अपडेट में वहां के सुरक्षा संकट और साइबर अटैक्स का जिक्र है। आजकल लोग आसमान में मिसाइल्स देख रहे हैं, लेकिन असली खतरा अनसीन नेटवर्क्स में है। एग्जैक्टली। वहां शिप्स के नेविगेशन सिस्टम्स और जीपीएस पर साइबर अटैक हो रहे हैं। सर, इसका प्रभाव सोचो। अगर एक बड़ा ऑयल टैंकर साइबर अटैक का शिकार होकर अपना रास्ता भटक जाए और उस पतले रास्ते में फंस जाए जैसा एक बार सुएज कैनाल में हुआ था, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अगले 24 घंटे में धराशायी हो जाएगी। तेल के दाम आसमान छू लेंगे। यही सबसे डरावना हिस्सा है। दुनिया का ध्यान फिजिकल वॉरफेयर पर है, लेकिन असली तबाही शायद एक हैकर के हाथ में है। ये तो हुई सरहदों के पार की दुनिया की बात, लेकिन जब हम इस डोसियर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अपने देश के आंकड़े भी उतने ही उलझे हुए नजर आते हैं। 12 फरवरी 2026 देश में भारत बंद का आयोजन हुआ। हाँ, और इस बंद का स्केल देखो।
संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। जब किसान और मजदूर संगठन एक साथ आते हैं तो उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। ये बंद नए श्रम कानून और बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में बुलाया गया था ना? बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हें इसके असर का अनुमान है? उड़ीसा और केरला जैसे राज्यों में तो ये पूर्ण बंद था। वहाँ की सड़कें सुनसान थी, बैंकिंग और परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थी। अब यहाँ एक विश्लेषण की जरूरत है। एक तरफ हमारे पास ये रिपोर्टिंग है कि 12 फरवरी को देश के कुछ हिस्सों में जिंदगी पूरी तरह रुक गई, और ठीक उसी समय इकोनॉमी अपडेट का एक आंकड़ा दिया गया है। फरवरी का जीएसटी कलेक्शन 1.83 लाख करोड़ रुपए, 1.83 लाख करोड़। हाँ, पिछले साल के मुकाबले 8.1% की सालाना वृद्धि। मुझे एक बात बताओ, अगर देश में इतने बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, लेबर यूनियन स्ट्राइक पर हैं, तो अर्थव्यवस्था 8% की रफ्तार से कैसे बढ़ रही है? ये तो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें हैं। वही तो, जीएसटी कलेक्शन का इतना हाई होना तो ये दर्शाता है कि मार्केट में लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? रुपो, यही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे दिलचस्प और परेशान करने वाला हिस्सा है। इन आंकड़ों के बीच का कनेक्शन एक तीसरे आंकड़े में छुपा है। तुमने एलपीजी के प्राइस अपडेट पर गौर किया? 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर 49 रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बस यही कैच है। लेकिन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी तो फ्लक्चुएट होते हैं। क्या हम इसे सिर्फ एक आर्थिक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं? नहीं, तुम इसको ऐसे देखो। क्रूड प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं बिल्कुल, लेकिन किस प्राइस को बढ़ाना है और किसे रोकना है, ये तय करना एक सोची समझी नीति होती है। अच्छा, जब आप डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ाते तो आम आदमी के घर का बजट तुरंत नहीं बिगड़ता, जिससे डायरेक्ट पॉलिटिकल एंगर थोड़ा शांत रहता है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पर 49 रुपए बढ़ाने का असर देखो। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, छोटे व्यापारी, इन सब की लागत बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। और आखिर में वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो अपनी चीजों और सेवाओं के दाम बढ़ाएंगे, जिसे हम बैकडोर इन्फ्लेशन कहते हैं। आम आदमी जब बाहर खाना खाएगा या कोई सामान खरीदेगा तो उसे ज्यादा पैसे देने होंगे, और जीएसटी उसी बढ़े हुए दाम पर कैलकुलेट होता है। ओह, तो इन्फ्लेशन की वजह से भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखता है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकिल है। समझ गया। एक तरफ डायरेक्ट इन्फ्लेशन को रोक कर रखा गया है ताकि आम जनता का गुस्सा न भड़के, और दूसरी तरफ सप्लाई चेन में लागत बढ़ रही है जिसका असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है, बस उसे तुरंत महसूस नहीं हो रहा। एक ही देश, लेकिन आंकड़ों की तस्वीर और सड़क की तस्वीर बिल्कुल अलग। अर्थव्यवस्था और राजनीति के इन दबाव के बीच एक जगह ऐसी होती है जहां देश और इंसान की क्षमता का असली टेस्ट होता है। खेल का मैदान। खेल कूद वाले सेक्शन पर आते हैं। ओह, बिल्कुल। और इस बार तो टेस्ट सबसे बड़ा था। T20 वर्ल्ड कप, कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। ऐसे मैचेस सिर्फ खेल नहीं होते। हाँ, इनमें एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में भारत ने 61 यानी 61 रनों से एक शानदार जीत दर्ज की। भारत का स्कोर 175 पर 7 था, और जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 114 रनों पर ढेर हो गई। और इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? ईशान किशन, प्लेयर ऑफ द मैच। उनकी बैटिंग पर ध्यान देना जरूरी है। 40 गेंदों में 77 रन की तूफानी पारी। वेट, लुक एट दैट स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ एक अच्छा स्कोर नहीं है, ये मॉडर्न क्रिकेट की एक अग्रेसिव अप्रोच है। दबाव लेने की बजाय शुरुआत से ही ओपोनेंट पर इतना दबाव डाल दो कि उनकी रणनीति काम ही ना करे। सही कहा। लेकिन क्रिकेट के अलावा ग्लोबल स्पोर्ट्स के मैदान में एक और बड़ा इवेंट होने जा रहा है, शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स 2026। हाँ, इटली के मिलान और कॉर्टिना डैम्पित्सु में। ओलंपिक के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी इवेंट की मेजबानी 2 अलग-अलग शहर मिलकर कर रहे हैं। और यही पॉइंट सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। क्यों एक शहर अब इसे अकेले होस्ट नहीं कर पा रहा? अगर हम पिछले कुछ दशकों का इतिहास देखें तो इन मेगा इवेंट्स का आर्थिक बोझ, स्टेडियम बनाने का खर्चा इतना बढ़ गया है कि एक शहर की इकोनॉमी उसे अकेली नहीं उठा सकती। और उससे भी बड़ी बात, क्लाइमेट चेंज। विंटर ओलंपिक्स के लिए सही मात्रा में बर्फ और ठंडा मौसम चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इवेंट्स को अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में बांटना एक मजबूरी बनता जा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। वैसे इस दोसिये में इन ओलंपिक्स के मैस्कॉट्स का भी जिक्र है।
टीना और मिलो। हाँ, टीना एक सफेद स्टोट है और मिलो भूरा स्टोट। उनका डिजाइन बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इन सब के बीच मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो है इस बार शामिल होने वाला नया खेल, स्की माउंटेनियरिंग। स्की माउंटेनियरिंग? एक सेकेंड, ये आम स्कीइंग से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। आम स्कीइंग में लोग पहाड़ की चोटी से सिर्फ नीचे आते हैं, लेकिन स्की माउंटेनियरिंग में खिलाड़ियों को अपनी स्कीज पहनकर या उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर पहले उस बर्फीले पहाड़ की सीधी चढ़ाई करनी होती है। ओ बाप रे। फिर वहां से तेजी से नीचे उतरना होता है। इसमें इंसानी फेफड़ों और मांसपेशियों की एंड्योरेंस का जो टेस्ट होता है वो किसी भी आम खेल से कई गुना ज्यादा है। ये इंसानी क्षमता को उसके एक्सट्रीम लिमिट तक पुश करने जैसा है। इनक्रेडिबल। और इन फिजिकल टेस्ट में टॉप पर कौन रहा? नॉर्वे। विंटर ओलंपिक्स की मेडल टैली में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद अमेरिका और तीसरे नंबर पर होस्ट कंट्री इटली। नॉर्वे जैसे छोटे देश का विंटर स्पोर्ट्स में इतना बड़ा दबदबा ये दिखाता है कि वहाँ का कल्चर और ज्योग्राफी किस तरह उन्हें तैयार करता है। खेल हमेशा से ये सिखाते हैं कि मानव शरीर किस हद तक जा सकता है, लेकिन शरीर से आगे मानव दिमाग की बात करते हुए हम इस नोट्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं, विज्ञान और समाज। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे लोग अक्सर पढ़ते तो है पर उसके पीछे की गहराई को स्किप कर देते हैं। फरवरी में आते हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण दिन। सबसे पहले 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे। इस साल की थीम पर गौर करेंगे, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण। हम सब जानते हैं कि 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, लेकिन रमन इफेक्ट आखिर है क्या और ये आज इतना जरूरी क्यों है? आसान भाषा में कहें तो जब प्रकाश यानी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है तो उसकी कुछ किरणें अपना रास्ता और वेवलेंथ बदल लेती हैं। ये बदलाव उस मटेरियल के मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। सही बड़ा। आज के वक्त में चाहे वो लेजर्स हों, मेडिकल इमेजिंग हो या केमिकल एनालिसिस, ये सब उसी खोज पर आधारित हैं। एक ऐसी खोज जिसे लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, वो आज भी उस फाउंडेशन की तरह काम कर रही है जिस पर हमारा विकसित भारत खड़ा होने वाला है। एक जासूस की तरह कड़ियां जोड़ना इसी को कहते हैं। बिना इस बुनियादी साइंस के हम आज के टेक ड्रिवन इकोनॉमी या फ्यूचर की डिफेंस ऑटोनॉमी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक चुभने वाला सवाल है। कैसा सवाल? बिल्कुल करनी पड़ रही हैं, क्योंकि स्टेम फील्ड्स में एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक फ्लॉ है। लड़कियां पढ़ाई तो शुरू करती हैं, लेकिन रिसर्च सेंटर्स और पॉलिसी मेकिंग केबल्स तक पहुंचते पहुंचते उनका रिप्रेजेंटेशन गिर जाता है। इसे लीकी पाइपलाइन कहते हैं। समझ रहा हूँ। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता के साथ उस जगह शामिल ही नहीं है जहां से भविष्य के फैसले हो रहे हैं। हम दुनिया जीतने की, मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, पर हमने अपनी आधी आबादी को अभी तक वो मंच ही नहीं दिया है जहां से वो प्रभाव डाल सकें। ये सिर्फ महिलाओं का नुकसान नहीं है, ये पूरे विज्ञान का नुकसान है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हजम करना आसान नहीं है। और सिर्फ आधी आबादी ही नहीं, इस दौड़ में हमने अपनी प्रकृति को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2 फरवरी की एंट्री, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। हाँ, और इस बार उन्होंने जिस थीम पर फोकस किया है वो बहुत दिलचस्प है। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, यानी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसे थोड़ा खोलते हैं। वेटलैंड्स धरती के नेचुरल स्पंजेस होते हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है तो ये उस एक्सेस पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। इसके अलावा ये पानी को फिल्टर भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने विकास के नाम पर इन वेटलैंड्स को मिट्टी से भरकर वहां बिल्डिंगें खड़ी कर दी। नतीजा क्या निकला? हर साल शहर बाढ़ में डूब रहे हैं। और इस थीम में पारंपरिक ज्ञान का जिक्र क्यों है? क्योंकि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, वहां के मूल निवासी, वो सदियों से इन वेटलैंड्स को बिना किसी कॉन्क्रीट डैम के मैनेज करते आए हैं। हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ी बड़ी टेक ढूंढ रहे हैं पानी रोकने के लिए, जबकि असली समाधान उस पारंपरिक ज्ञान में छुपा है जिसे हम बैकवर्ड समझकर छोड़ आए थे। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो इन अलग अलग दिशाओं में भागते हुए आंकड़ों ने हमें क्या सिखाया? अगर हम तेजी से इसका रिकैप करें तो कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ती हैं। खेल के मैदान में हमने देखा मिलान कोर्टेना का विंटर ओलंपिक, जहां क्लाइमेट और इकोनॉमी एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं, स्की माउंटेनियरिंग जैसा एक्सट्रीम खेल, और T20 में ईशान किशन के दम पर भारत की आक्रामक जीत। और ग्लोबल लेवल पर म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में यूरोप की अपनी अलग मिलिट्री पहचान बनाने की कोशिश,
ईरान के खिलाफ 2.5 लाख लोगों का प्रोटेस्ट और इटली में अमेरिकन आईसी एजेंट्स की तैनाती से उठे सॉवरेनिटी के सवाल। देश के अंदर हमने देखा 1.83 लाख करोड़ रुपए का शानदार जीएसटी रिकॉर्ड और 49 रुपए के एलपीजी हाइक की बैकडोर स्ट्रेटजी। जबकि उसी दौरान 12 फरवरी को भारत बंद में ओडिशा और केरला की सड़कें थप्पड़ गई थी। और आखिर में 28 फरवरी और 2 फरवरी जैसे दिन, जहां सीवी रमन के लेगेसी से लेकर वेटलैंड्स के पारंपरिक ज्ञान तक की बात हुई। एक बहुत ही लाजवाब और कॉम्प्रिहेंसिव रिकैप। इस डॉसिये के बिल्कुल आखिर में इन सब आंकड़ों के बाद एक बहुत ही छोटा पर असरदार संदेश लिखा गया है। ऑल द बेस्ट। सफलता के लिए निरंतरता ही कुंजी है। ये शब्द आमतौर पर उन सभी लोगों के लिए लिखे गए हैं जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद ये कंसिस्टेंसी का सबक दुनिया के हर पहलू पर लागू होता है। बिल्कुल। और जाने से पहले एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर शांत दिमाग से विचार करने की जरूरत है। अगर किसी एक आम इंसान को अपने छोटे से लक्ष्य को पास करने के लिए निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की इतनी सख्त जरूरत होती है, तो जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के इस बिखरे हुए ताने बाने को जोड़े रखने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के असंतोष के बीच संतुलन बनाने के लिए और अपनी बिखरती हुई प्रकृति को वापस समेटने के लिए हम एक समाज के रूप में कितनी ज्यादा निरंतरता और कितनी अटूट कोशिश की आवश्यकता होगी। ये सच में एक गहरा सवाल है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।